हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपीएसएससी जीके मॉक टेस्ट के एक नए मॉक टेस्ट के साथ, जिसमें 50 नए प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा वक्त गंवाए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की, जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और पहला प्रश्न आपका है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ये आपसे पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो यहाँ ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1786 का जो एक्ट था, ये एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था एक अधिनियम था जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिल जाता था। और पहली बार ये अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो पहली बार ये अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अखबार दिए गए हैं इनमें से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन में न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है, लीडर। लीडर नामक जो अंग्रेजी समाचार पत्र था वो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संपादक की बात करें, इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। किसने संपादित किया था ये अखबार? तो ये मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित किया गया था। कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1910 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। और इसका हिंदी संस्करण, लीडर का हिंदी संस्करण कौन सा था? भारत था। और वो कब प्रकाशित हुआ? वो 1921 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर है लीडर अखबार, जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सैडलर आयोग का संबंध जो था वो शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध था। और इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी को हुई थी सैडलर आयोग की। ठीक है, और ये था तो क्या था? तो ये विश्वविद्यालय की शिक्षा पर भार कम करने के लिए इसे लागू किया गया था। ठीक है, क्यों लागू किया गया था? विश्वविद्यालय की शिक्षा को भार कम करने के लिए। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, किससे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दी गई है चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। तो यहाँ पर चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा ये तो आपकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। कपाल कुंडला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। किसकी है ये रचना? ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है कपाल कुंडला। ये एक बंगाली उपन्यास था। क्या था? बंगाली उपन्यास था ये कपाल कुंडला। तो यहाँ आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कपाल कुंडला की रचना नहीं की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत पर आधारित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। विक्रम संवत, कली संवत या शक संवत? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। और 1957 में, कब? 1957 में भारत सरकार ने
1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है, 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकनॉथ या जेम्स प्रिंसेस। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो बता दें आपको कि इसकी स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक, प्राकृतिक प्रावशेषों, कानूनों, कलाओं और विज्ञानों के साहित्य की जांच करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। क्यों की थी, 1784 में, सॉरी कब की थी, 1784 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। ये आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 के अधिवेशन ने। ठीक है, 1929 के अधिवेशन ने मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 मांगे रखी थी। ठीक है, इस अधिवेशन में अपनी, जिसे 14 सूत्री प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1929 में अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे जो है वो प्रस्तावित की थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, लंदन में हुआ था आयोजित। ठीक है, कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहाँ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कायदे आजम किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कायदे आज़म कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, कायदे आज़म का अर्थ होता है महान नेता। ठीक है, महान नेता। इन्हें एक नाम से और बाबा ए कौम से भी पुकारा जाता है, बाबा ए कौम। इसका मतलब होता है राष्ट्रपिता। ठीक है, तो किसे कहा जाता है कायदे आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह जो है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, यहाँ पर बस 9.20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक, कितना, 9.20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। कहाँ पर, लेह में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लोकटक झील मणिपुर, सांभर राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र या हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर है कि लोकटक झील तो मणिपुर में है, ये आपका सही है। सांभर भी राजस्थान में है, लोनार भी महाराष्ट्र में, लेकिन आपका राइट आंसर है, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हुसैन सागर झील जो है वो कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है, वह है आपकी तेलंगाना हैदराबाद में। कहाँ पर है, तेलंगाना हैदराबाद में है। ये एकमात्र कृत्रिम झील है। कैसी झील है,
एकमात्र कृत्रिम झील है हुसैन सागर झील, तेलंगाना हैदराबाद की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा यहाँ पर कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो यहाँ है नर्मदा, चंबल, कोशी या घाघरा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तीनों जो जलाशय हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये आपके चंबल नदी पर स्थित हैं। ठीक है, किस नदी पर निर्मित हैं? चंबल नदी पर निर्मित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलौर या हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है और ये हिंदुओं का प्रसिद्ध क्या है? हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो जो है ये तिब्बत में बुलाते हैं। ठीक है, तिब्बत में कहते हैं यरलुंग जंगबो और भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, महानदी को। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक आपको बता दें, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को। ठीक है, और बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है, और क्यों कहा जाता है उड़ीसा का शोक महानदी को? इसकी विनाशक जो बाढ़ के कारण, जब इसमें बाढ़ आती है तो वो बहुत ही विनाशक होती है महानदी में, इस कारण इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप या बैरन द्वीप। तो यहाँ आपका राइट आंसर है एकमात्र जो बैरन द्वीप है वो भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 135 किलोमीटर दूर स्थित है बैरन द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका यहाँ पे कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? भारत का कौन सा राज्य है ऐसा? ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की सीमा जो है वो 3 देशों से मिलती है। ठीक है, नेपाल से, भूटान और एक है आपका चीन। इन 3 देशों से सिक्किम राज्य की सीमा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग वो किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, जिसे बनिहाल सुरंग के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ठीक है, पर स्थित है। बनिहाल और फाजीगुट के बीच स्थित है। कहाँ पर? बनिहाल और काजीकुंड के बीच स्थित है जवाहर सुरंग, और जिसे बनिहाल सुरंग से के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर स्थित है आपके? तो वो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे बनिहाल और काजीकुंड के बीच स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में।
किस लिए सम्मानित किया गया था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है एक शब्द होता है हाइड्रोपोनिक्स, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन में है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, पानी के बिना पौधों की वृद्धि, आवाज़ का पानी के साथ संबंध या पानी की तकनीक का संरक्षण। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। ठीक है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें पौधों की जो वृद्धि होती है वो जल और पोषक तत्वों के साथ की जाती है, मिट्टी के साथ नहीं की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है? जल और पोषक तत्वों के साथ पौधों की वृद्धि की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है गोल्जी इकाई, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह या कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा यहाँ पे आपका कि श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपको दिया गया है पोटोमीटर, ओटोमीटर, रेस्पिरोमीटर या ऑक्सीनोमीटर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है श्वसन मापन यंत्र आपका होता है रेस्पिरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, रेस्पिरोमीटर श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 24 है आपका, घरेलू मक्खी का जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है मेजीफारा इंडिका, मस्का डोमेस्टिका, होमोसेपियंस, टिटिकम एडिस बस्टम। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, घरेलू मक्खी जो घर पे नज़र आती है उसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका और होमोसेपियंस है मानव का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में है क्लोरोफिल, कैरोटीन या कैरिकार्थेजिन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो होता है वो नारंगी होता है। और गाजर जो है, गाजर आपको बता दें, गाजर विटामिन ए और विटामिन B6 का स्रोत होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत होता है गाजर विटामिन ए और विटामिन B6 का। तो गाजर का रंग किस कारण नारंगी होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आ जाएगा आपका कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ऑप्शन में साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, दिया मिर्ज़ा या शिखा ओबरॉय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। 2003 में इन्होंने जीता था, ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीता था 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा यहाँ आपका, इस सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। केरल, उड़ीसा, व दोनों या तमिलनाडु। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जल्लीकट्टू जो खेल है ऑप्शन नंबर डी, वो तमिलनाडु का खेल है। ठीक है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है जल्लीकट्टू। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर से मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 अब हम लेंगे, आपसे पूछ रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेल, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे कहते हैं उसकी स्थापना आपसे पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है एम ए खुसरो, केशी नियोगी, विजय केलकर, वाई रेड्डी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाई रेड्डी जो है वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो वो थे आपके केसी नियोगी, लेकिन यहाँ पे 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है तो यहाँ है आपके वाई रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा यहाँ पे आपका कि भारत में प्रथम तार सेवा यानी टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत हुई थी किसके बीच? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये हुई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच
प्रयोग मात्र के लिए 1850 में हुई थी टेलीग्राम की सर्विस की शुरुआत, ठीक है, कोलकाता और डायमंड हार्बर की बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है? मथुरा, आगरा, मिर्जापुर या रेणुकूट? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा, ठीक है। मथुरा को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है। कुषाण काल से ही, किस काल से? कुषाण काल से मथुरा विद्यालय जो है, कुषाण काल से मथुरा विद्यालय कला क्षेत्र में उच्चतम शिखर पे था। कला क्षेत्र में उच्चतम शिखर पे था, उच्चतम शिखर पर था। कौन सा? मथुरा विद्यालय। किस वंश में? कुषाण काल में। तो यहाँ आपका राइट आंसर है मथुरा जो है वो भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ऑप्शन है बरेली, मेरठ, मथुरा या इटावा। तो यहाँ आपका राइट आंसर है कुरु महाजनपद का संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से है। कहाँ से? मेरठ से कुरु महाजनपद का संबंध है उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है त्रिवेणी महोत्सव जो है वो आपका इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद ये पुराना नाम है, नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज में, प्रयागराज अगर आपको यहाँ देखने को मिले तो वहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा आपका, अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था आपका मालवीय जी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अभ्युदय पत्रिका का संपादन मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कब किया था? 1907 ईस्वी में किया था, ठीक है। अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका जो थी उसका प्रकाशन मालवीय जी ने 1907 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है बांसखेड़ा, कन्नौज, प्रयाग या थानेश्वर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसखेड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ था। और ये है कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित है आपका ये बांसखेड़ा। वहाँ पर हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, ध्रुवपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, वाराणसी में ध्रुवपद मेले का आयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या सहारनपुर। तो इलाहाबाद जो है, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इलाहाबाद का क्या फेमस है? इलाहाबाद का अमरूद फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा यहाँ पे आपका कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक आपके हो जाएंगे हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन, ठीक है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में अशोक के शिलालेख पर लिखवाया गया था। अशोक के शिलालेख जो थे, शिलालेख को कौशाम्बी में जो अशोक के शिलालेख थे वहाँ पर इसे लिखवाया गया था, प्रयाग प्रशस्ति को, ठीक है, 370 ईस्वी में समुद्रगुप्त के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था? लियाकत अली, ब्रिटिश कादिर, बहादुर शाह या खान बहादुर खान। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कादिर को 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था। और ये 1857 से 1858 तक अवध के नवाब के पद पर रहे थे, ठीक है। अवध के नवाब बने रहे थे ये 1857 से 1858 तक। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएंगे आपका कि हाल ही में, ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, हाल ही में कैटलानिन कारिको डू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये आपका हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय
सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर या 26 सितंबर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के दिवस में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आपके श्रीनिवासन के स्वामी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। श्रीनिवासन के स्वामी को व्यक्ति जो हैं वो हाल ही में 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? श्रीनिवासन के स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 लेंगे कि कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत वोहरा के स्थान पे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? पहले कौन थे? मनप्रीत वोहरा थे। अब जो नए हैं वो हैं आपके गोपाल बागले। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये IFS हैं, भारतीय विदेश अधिकारी हैं 1992 बैच के। ठीक है, IFS अधिकारी हैं ये 1992 बैच के गोपाल बागले। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? अरेना सबालेंका, कोको गॉफ, गैब्रिएला दाब्रोवस्की, एरिन राउटक्लिफ। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने US ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। किसको हरा के? तो इन्होंने आर्यना सबालेंका को हराया था। ठीक है, हराया था आर्यना सबालेंका को हरा के इन्होंने। ये कहाँ की हैं? तो ये हैं अमेरिका की हैं कोको गॉफ। ठीक है, इन्होंने US ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। नोवाक जोकोविच द्वारा US ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया गया है। ठीक है, और ये कितना है? ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नोवाक जोकोविच का ये 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? ऑप्शन में बेंगलुरु, जबलपुर, अहमदाबाद या बीकानेर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पे नास्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं? पहले अनंत माहेश्वरी थे, अब कौन बने हैं? अब बने हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, राजेश नाम्बियार को नया नास्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन है? राजेश नाम्बियार। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? रमेश पूनावाला, सुनील चौधरी, रामगोपाल जैन या उमेश रेवनकर। तो यहाँ आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उमेश रेवनकर को हाल ही में उद्योग विकास परिषद या FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया है। किसका? उमेश रेवनकर का। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा यहाँ पे आपका, हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन षडमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये भारतीय मूल के हैं और ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर के भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं थर्मन षडमुगरत्नम। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, हाल ही में एमरसन मांगंगवा कौन सी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं? दूसरी, तीसरी, पाँचवीं या सातवीं? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरी बार बने हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। कौन? एमरसन मांगंगवा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में कि चंद्रमा के जिस स्थान पे चंद्रयान 2, ध्यान से देखिएगा, चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको कमेंट में बताना है, जिसको भी पता है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि चंद्रमा के जिस स्थान पे चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको UPPT के लिए या GK के लिए कोई स्पेशल बुक चाहिए है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके बुक को देख सकते हैं। अगर पसंद आती है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके बुक को परचेस कर सकते हैं। सारी बुक जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें बहुत ही
अच्छे से जो कवर किया गया है, तो आप जो है अपना मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अब जो समय है वो सिर्फ मॉक टेस्ट देने का है, समय बहुत ही कम बचा है अब आपके पास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बाय एंड टेक केयर।